हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। तो दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कुछ करने को, ठीक है। फिर प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अपने आसपास किसी सैनिक से मिलकर उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं, ठीक है। हमने जानकारी प्राप्त कर अपने शब्दों में लिखा है। आप भी जानकारी प्राप्त करके अपने शब्दों में जरूर लिखिएगा। जैसे रहन सहन के बारे में, ठीक है, उनके रहन सहन के बारे में, जैसे कि सरहद पर सैनिक का रहन सहन सभी मौसम में कैसा रहता है। फिर कार्य क्षेत्र में सैनिक का क्या कार्य सौंपा गया है। अनुशासन, सैनिक किस प्रकार के अनुशासन में रहते हैं। और शिक्षा, सैनिक बनने के लिए किस तरह से पढ़ाई किया, हमने जानकारी प्राप्त किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर और लखनऊ आदि थे। इन स्थलों पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वालों के नामों की सूची बनाइए। तो आइए दोस्तों सूची बनाते हैं। इसका उत्तर है 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र स्थल पर नेतृत्व करने वाले लोग निम्नलिखित थे। जैसे कि दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, बख्त खां, मेरठ में थे धन सिंह गुर्जर, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे, लखनऊ में बेगम हजरत थी, महल झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, बिहार जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं बरेली। बरेली में है खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, ठीक है। फतेहपुर में है अली मुल्ला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। इस कविता को कई गायकों ने अपने स्वर में दिया है। अपने शिक्षक अथवा बड़ों के मोबाइल फोन पर इस कविता को सुनकर लयबद्धता के साथ याद कीजिए और विद्यालय के किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों, ये आपको स्वयं ही करना है, ठीक है। अब देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है, एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा का त्याग कर देश की रक्षा में संबद्ध रहता है। दुर्गम बर्फ में घिरी पहाड़ी पर स्थित किसी सैनिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, सोचकर लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। बर्फ से घिरी दुर्गम पहाड़ियों पर दिन रात उन्हें खराब मौसम की मार झेलनी पड़ती है। हमेशा शत्रुओं से चौकस रहना पड़ता है। 0 डिग्री से नीचे के तापमान में भी वे बिना थके बिना रुके प्रहरी का कार्य तल्लीनता पूर्वक करते हैं। सर्दियों में हड्डियों को जमा देने वाले ठंड की रात में भी वे बंदूक लेकर सीमा पर तैनात रहते हैं ताकि देशवासी चैन की नींद सो सकें। अगला देखते हैं प्रश्न है 2 नंबर। सेना के 3 अंग है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। सैनिक के रूप में सेना के किन अंग में आप भाग लेना चाहेंगे और क्यों। तो चलिए दोस्तों, इसको तो आपको स्वयं करना है, आपको बताना है कि आप कौन से सेना में भर्ती होना चाहते हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ, ठीक है। अपना हम थल सेना में भाग लेना चाहेंगे क्योंकि हम भी सरहद पर तैनात होकर अपने देश और देशवासियों की रक्षा कर सकूं, ठीक है। आगे देखते हैं कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत। कविता में कौन कौन पूछ रहा है।
इसका उत्तर देखते हैं। हिमालय, सागर, धरती, आसमान, पूरब, पश्चिम। दिशाओं पूछ रही हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। देखिए दिशाएं 10 होती हैं, ठीक है। देखिए पूरब, पश्चिम, ठीक है, ऐसे ही करके पश्चिम, उत्तर, ऐसे करके दिशाएं 10 होती हैं। तो यही बोला है कि पूरब पश्चिम 10 दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। प्रश्न दूसरा है, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है। इसका उत्तर देखते हैं। वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का स्वरूप यह है कि वीर वसंत ऋतु के रंगोत्सव से परे वसंती चोला पहनकर देश की रक्षा व स्वतंत्रता हेतु रण के लिए रणभूमि की ओर निकल पड़े हैं। उनका चोला वसंत रंग का है जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे क नंबर है कि सब पूछ रहे हैं दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इसका आशय यह है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कह रही है कि वीरों का कैसा होना चाहिए, ठीक है, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वे वीर जो सर्वस्व त्याग कर देश की रक्षा हेतु तन मन बलिदान कर चल पड़े हैं, उनके लिए वसंत कैसा हो। अगला देखते हैं प्रश्न ख नंबर, ठीक है रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत। इसका आशय यह है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री का आशय यह है कि वीरों के लिए रंग और रण का विधान ऐसा है कि वीर वसंती चोला पहनकर अपने देश की रक्षा के मैदान में जब उतरते हैं तो अपने जीवन मृत्यु को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। अगला है ग नंबर। बिजली भर दे वह छंद नहीं है, कमल बंधी स्वच्छंद नहीं। इसका आशय यह है कि इन पंक्तियों में कवित्री दुख व्यक्त करते हुए कहती है कि अब वीरों को जोश दिलाने वाले छंदों की कमी पड़ गई है, क्योंकि दुष्ट अंग्रेज शासकों ने कवियों की लेखनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनकी कलम से स्वच्छंदता छीन ली गई है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। कविता में कवि अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। कवित्री अतीत से मौन त्यागने को इसलिए कह रही है क्योंकि अतीत में जितने भी युद्ध हुए हैं उनके परिणाम में किसी न किसी का विनाश अवश्य हुआ है। खासकर अधर्म और अन्याय की राह पर चलने वालों का अंत ही हुआ है। अतीत इस बात का साक्षी रहा है। सीता का अपहरण करने वाले रावण की लंका का जलना हो या पांडवों द्वारा कौरवों का सर्वनाश। यहाँ कवित्री द्वारा अतीत के मौन त्यागने की बात करने का तात्पर्य यह है कि वे वर्तमान पीढ़ी को अतीत से सीख लेने की प्रेरित कर रही हैं और लोगों को युद्ध की विभीषिका से बचाना चाहती हैं। अगला देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे भू, नभ, पुष्प, मधु और बिजली। तो आइए देखते हैं इसके पर्यायवाची शब्द। भू का होता है धरी, पृथ्वी, वसुधा, अवनी, भूमि। नभ का होता है आकाश, गगन, व्योम, अंबर, भ्रम, अभ्र। ठीक है। पुष्प का होता है फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल। मधु का होता है शहद, मकरंद, पुष्परस और मासिक। बिजली का होता है विद्युत, दामिनी, चंचला और चपला। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। 2 या 2 से अधिक शब्दों का संक्षेपीकरण करके एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास की विधि द्वारा बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं।
जैसे है कि कौरवों का क्षेत्र कुरुक्षेत्र, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करे, जैसे है शिलाखंड, सिंहगढ़, हिमाचल, गलबाहेम और धनुष बाढ़। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। शिलाखंड का हो जाएगा शिला का खंड, सिंहगढ़ का हो जाएगा सिंगों का गढ़, ठीक है, सिंह का गढ़। हिमाचल का हो जाएगा हिम का आंचल, गलबाहे का हो जाएगा गले में बाहें, और धनुष और बाढ़ का हो जाएगा धनुष बाढ़। ठीक है, यानी कि धनुष बाढ़ का हो जाएगा धनुष और बाढ़। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे दांत खट्टे करना, ईंट से ईंट बजाना, छक्के छुड़ाना, अंगारों पर चलना, खेत रह जाना। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ और इसका वाक्य में प्रयोग भी। देखो, दांत खट्टे करना, इसका होता है पराजित करना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने प्रारंभिक युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अगला है ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ होता है विनाश करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। अगला है छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ होता है करारा जवाब देना। इसका वाक्य में प्रयोग होता है, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला मुहावरा है अंगारों पर चलना, इसका अर्थ होता है जोखिम से भरे काम करना। इसका वाक्य में प्रयोग होता है, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी अंगारों पर चलते थे बेहिचक। ठीक है, अगला है मुहावरा खेत रह जाना, इसका अर्थ होता है रणभूमि में मारा जाना। देखिए, और इसका वाक्य में प्रयोग होता है, चीन की लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान खेत रहे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। ठीक है, तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।